स्टूडेंट्स, हमारी आज की फर्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एट फर्स्ट हम जानते हैं ये कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है। तो कांस्टेंट नाम से ही पता चला ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग? अचर। इसका नाम क्या होता है? इसे अचर कहा जाता है हिंदी में। और जो वेरिएबल्स होते हैं इसे हिंदी में चर कहा जाता है। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो एक ऐसा चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जिन जिन चीज़ों की वैल्यू चेंज नहीं होती उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, जो हमेशा फिक्स्ड होता है, नियत होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वे कांस्टेंट के तौर पे आते हैं। सपोज दैट अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 आज से बहुत साल पहले भी वह 10 कहलाता था और आज भी 10 कहलाता है और बहुत साल आगे भी वह 10 ही कहलाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, वह कभी चेंज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट में हमारे आते हैं सारे रियल नंबर्स। जो हमारे रियल नंबर्स हैं, अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, -3, एवरीथिंग, ये सारे क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं। और ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती, ये हमेशा एक समान रहते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? हम इसे कांस्टेंट कहा जाता है। अब बात अगर मैं करूं वेरिएबल की, ये सभी क्या है हमारे? ये कांस्टेंट है हमारे, ये कांस्टेंट है। अब मैं बात करूँगा अपने वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू वेराइज करती है, बार बार चेंज होते रहती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। सपोज दैट हम बहुत प्रकार के जो है वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस में क्या होता है, हम अलग अलग चीज़ों को कभी एक्स मानते हैं और अलग अलग क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है। इसका मतलब ये वैल्यू बार बार वेराइज कर रहा है, ये बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे वैल्यू जो बार बार चेंज होते हैं, जिनका कोई फिक्स नहीं होता है वैल्यू, उसको कहते हैं वेरिएबल। इसके तौर पर हम अलजेब्रिक टर्म्स को यूज़ करते हैं। सपोज दैट एक्स, वाई, जेड, ये सभी जितने भी हैं, एम, एन, ये जो भी हम अल्फ़ाबेटिक नंबर्स जो भी हैं, इन्हें हम एज ए वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये हो गए वेरिएबल। वेरिएबल भी बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ये सभी क्या, ये वेरिएबल है। जो भी हमारे एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं वे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं हमारे। उसमें क्या है हमारे कि जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिक वर्ड है, ए से लेकर जेड तक, इनमें से किसी को भी हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी इसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। और ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ अपने टर्म्स की बात करता हूँ। ये टर्म्स क्या चीज़ होते हैं? तो टर्म्स जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। जो हमारा टर्म्स है उस टर्म्स के क्या होते हैं मेरे? दो पार्ट होते हैं। इनमें दो पार्ट पाए जाते हैं टर्म्स में। तो इनमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर। वो क्या होता है? रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में होते हैं रियल नंबर और दूसरे पार्ट में होते हैं हमारे वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। यानी कि ये जो हमारा कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल है, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। टर्म्स के दो पार्ट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट के तौर पर किसे यूज करते हैं हम? रियल नंबर। और वेरिएबल के तौर पर ये जितने भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड हैं इनको यूज किया जाता है। अब यहाँ रियल नंबर की बात करें तो सारे नंबर रियल हैं जो हमारे माइंड में है। इस रियल नंबर में क्या हो सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है। उसके बाद जो हमारे इरेशनल पार्ट हैं वो इरेशनल पार्ट भी आ सकता है। यानी यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यूज़ हमारे सामने आ सकता है। यहाँ पर रियल नंबर में अगर बात करूँ तो 5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, 5⁻2/3 भी आ सकता है। दैट मीन्स एवरीथिंग, ये जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ये हमारा क्या होगा? वो हमारा कांस्टेंट के पार्ट में आएगा। यानी एक पार्ट हमारा होगा कांस्टेंट का, जहाँ पर क्या आने वाले हैं हमारे रियल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होगा? वो वेरिएबल का होगा। तो वेरिएबल के तौर पर कुछ भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाई भी आ सकता है, वाई स्क्वायर भी आ सकता है। दैट मीन्स ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और जब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं दो प्रोसेस से, या तो वो मल्टीप्लाई से प्रोसेस से होंगे या क्या होंगे? वो डिवाइड के प्रोसेस में भी आ सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे या वो रेशियो के फॉर्म में होंगे। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? वे टर्म्स कहलाएंगे जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच होंगे। यहाँ एक बात को से ध्यान से देखना इस बातों को कि जो हमारा कांस्टेंट है वो ही केवल डिवाइड में आ सकता है एज ए डिनोमिनेटर, हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि सपोज दैट मैं बात करूँ 2x,
तो 2x हमारा एक टर्म है। क्यों टर्म है कि इसके दो पार्ट हैं हमारे, ये दोनों बातों को या जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा रियल नंबर है और एक पार्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है, और दोनों ही जो है मल्टीप्लाई के साथ अटैच्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह एक टर्म है। अगर मैं बात करूं 3x², तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट मेरा रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, और दूसरा पार्ट मेरा क्या है, वो वेरिएबल है। तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक प्रकार का टर्म है। तो टर्म्स है, जैसे कि मैं बात करूं 4xy, तो क्या यह एक टर्म है या नहीं, तो यह भी एक टर्म है। क्यों है टर्म, क्योंकि इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट मेरा रियल वैल्यू है यानी कांस्टेंट है, और दूसरा पार्ट मेरा वेरिएबल है। तो उम्मीद करता हूं कि कांस्टेंट और वेरिएबल अब समझ में आ चुका होगा, साथ साथ आप लोगों ने टर्म्स को भी समझ चुका होगा। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं अपने कोफिशिएंट की। तो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट की मैं बात करने जा रहा हूं। हमारा टर्म्स हो चुका है। टर्म यानी इसको क्या कहा जाता था, पद, ठीक है। अब ये मैं बात करूं अगर कोफिशिएंट की अपनी, तो कोफिशिएंट क्या है, तो एट फर्स्ट मैं एक टर्म तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, सपोज दैट 2x में लिख रहा हूं। यहाँ देखने वाली बात क्या है कि हमारा कोफिशिएंट क्या है। तो किसी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो एक रियल वैल्यू होता है, वो अपने साइन के साथ कोफिशिएंट कहलाता है। साइन के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे यहाँ +2 है, अगर मैं पूछूंगा कि 2x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट मुझे +2 वो कहना होगा, भले हम प्लस लिखे ना लिखें शुरू में। तो एट फर्स्ट अगर मैं -3x की बात करूं, तो मैं पूछूंगा इसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो न्यूमेरिकल रियल वैल्यू हमारा साइन के साथ वह कोफिशिएंट होगा। तो ये -3 क्या है, वो इस -3x का कोफिशिएंट है। मैं बात करूं अगर सपोज दैट 5x² है मेरे सामने, या अगर मैं 5/7 बोल दूं कि 5/7x² है, तो यहाँ मेरा कोफिशिएंट क्या है। तो जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को देख रहा हूं, जो मेरा रियल पार्ट है, जो मेरा कांस्टेंट पार्ट होता है किसी भी टर्म का, किसी भी टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 5/7 क्या है, 5/7 यहाँ पर कोफिशिएंट है 5/7x² का। तो कोफिशिएंट आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा जो टर्म होता है, उस टर्म में जो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल वैल्यू होता है, जो रियल नंबर होता है मेरा, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, वह कांस्टेंट ही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो ये हो गई कोफिशिएंट की बातें। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं अपने पॉलिनोमियल की, जो आज की मेरी मेन टॉपिक है, पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है कि ये टर्म्स, पॉलिनोमियल किससे बनता है, टर्म्स। एट फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद। क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं बहुपद। यानी ये टर्म्स से बना हुआ, जब बहुत सारे पद यानी बहुत सारे टर्म्स जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल्स क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक बना हुआ है पॉली, दूसरा बना हुआ है नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जब आपस में मिलते हैं तो बनता है पॉलिनोमियल्स। और हिंदी भी उसी बात को यहाँ डिनोट कर रहा है, बहुपद, दैट मीन्स बहुत सारे पद आपस में मिलेंगे। तो बहुत सारे टर्म्स आपस में मिलेंगे कैसे, कैसे अटैच होंगे वे टर्म्स। तो इनका फंडा क्या है कि वे बहुत सारे टर्म्स या तो प्लस से अटैच होंगे या माइनस से अटैच होंगे। दो प्रकार का जो फंडामेंटल सिंबल है मेरे सामने, जो मैथमेटिकल सिंबल है प्लस और माइनस, इन्हीं से वे टर्म अटैच होंगे। अगर इनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करूं तो उनसे टर्म अटैच नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वे सब मिलकर एक टर्म बन जाएंगे, वे अलग अलग टर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो दो या दो से ज़्यादा जो टर्म है हमारे, वे अटैच किससे होंगे, वो या तो प्लस से अटैच होंगे या माइनस से अटैच करेंगे। सपोज दैट मैं बात करूँ कि 5x² एक टर्म है, क्योंकि इसके पास क्या है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है। मैं बात करूँ 4x की, ये क्या है, एक टर्म है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल पार्ट है। यहाँ मैं बात करूँ सपोज दैट 7 की, तो 7 क्या है, क्या 7 एक टर्म है, चलिए इस पर पहले डिस्कस करें, क्या 7 एक टर्म है या नहीं। तो 7 के साथ मैं क्या देख रहा हूँ, केवल रियल वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ कोई भी कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, केवल कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसको हमको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म है यह केवल। तो कांस्टेंट टर्म जो है वह भी एक टर्म ही होता है। कैसे, क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है ना, वो यहाँ पर क्या है, हिडन है। सपोज दैट आप लोग जानते होंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब हो गया कि 7 मीन्स क्या होता है, 7 × 1। कोई भी नंबर
1 के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, तो 7 मीन्स 7 इंटू 1। और इस 1 के प्लेस पर अगर मैं x टू द पावर 0 लिख दूं तो गलत नहीं होगा। दैट मीन्स 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 को x टू द पावर 0 लिखेंगे, तो 7 का मीन्स क्या हो गया, 7 इंटू एक्स पावर 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये 7 ही मेरा 7 इंटू एक्स पावर 0 है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे सामने एक कांस्टेंट आ गया और एक वेरिएबल आ गया। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ इसकी पावर क्या है, 0 है। तो पावर यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, एक 0 पावर है, इसका मतलब इसके पास एक वेरिएबल है। तो दैट मीन्स 7 भी एक टर्म है, क्योंकि यह भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि हमारे सामने कितने हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब इन टर्म्स को अगर मैं प्लस या माइनस के साथ अटैच कर दूं, चाहे दोनों जगह मैं प्लस ही डाल दूं या दोनों जगह मैं माइनस ही डाल दूं, या एक जगह प्लस एक जगह माइनस, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। प्लस या माइनस के साइन के साथ अगर मैं इसे अटैच कर देता हूं तो ये बनता है मेरा पॉलिनोमियल। क्या ये, पॉलिनोमियल। तो जब एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, यहाँ पर एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होता है। जब एक टर्म हो, केवल अगर 5x² की बात करूँ तो यह भी एक टर्म ही है और यह भी एक पॉलिनोमियल है। 4x की बात करूँ अकेला है अगर, तो यह भी एक पॉलिनोमियल है। 7 की बात करूँ तो यह भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी अकेला भी एक पॉलिनोमियल है। और जब मैं इसे अटैच करता हूँ प्लस या माइनस साइन के साथ, तब भी यह एक पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल के क्या फंडा है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स होने चाहिए, और वे टर्म्स किससे होने चाहिए, सेपरेट, प्लस या माइनस साइन के साथ। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि हमारा जो ये टर्म्स होता है, उस टर्म्स में क्या किसी प्रकार की प्रिकॉशंस है, क्या कोई इसकी लिमिटेशन है, कि हमारा जो कांस्टेंट या वेरिएबल है उसके साथ क्या लिमिटेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं आता हूं पॉलिनोमियल्स की लिमिटेशन। इसकी लिमिटेशन कहती है कि हमारा जो कांस्टेंट पार्ट होता है, मैं फिर से बात कर रहा हूं अपने कांस्टेंट की और वेरिएबल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या है कि कांस्टेंट एनी रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट पा सकता है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि वेरिएबल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके साथ कुछ सावधानियां हैं कि क्या हम ले सकते हैं, क्या हम नहीं ले सकते हैं। सवाल है कि पावर के सारे क्या है, यहाँ पर पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि कौन कौन से पावर हम ले सकते हैं, कौन कौन से पावर नहीं ले सकते। सपोज दैट x टू दी पावर n की मैं बात करूं, ये n क्या है, हम कोई भी पावर क्या ले सकते हैं इसके जगह पर। तो यहाँ पर है कि इसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशंस है कि इसके मैं क्या क्या ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या लेना होगा मुझे, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर समझते होंगे आप लोग। नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही होल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल होगा, उसमें जो हमारा वेरिएबल का पावर होगा ना, वो पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं क्या 5 और x पावर -2 दे दूं, क्या यह एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल का। तो सवाल यहाँ उठता है क्या कि पॉलिनोमियल में जो टर्म होने चाहिए, उसमें जो वेरिएबल होने चाहिए, उसके साथ क्या क्या बातें हैं कि उसकी जो पावर है ना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ जो मेरी पावर है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब यह इस बात को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होने की वजह से यह हमारा पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता। तो ऐसे टर्म अगर पॉलिनोमियल में आएंगे तो वो नहीं आएंगे। सपोज दैट मैं बात करूँ अगर 6x टू द पावर 2/3, तो सवाल उठता है कि क्या यह हमारा एक पॉलिनोमियल हो सकता है या किसी पॉलिनोमियल का एक टर्म बन सकता है। तो यह हमारे पॉलिनोमियल का टर्म पहले मैं देख लूँ। इसके पास एक रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या वेरिएबल के पावर की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ ये तो इंटीजर है ही नहीं, जबकि मुझे क्या कहता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ यह इंटीजर ही नहीं है। दैट मीन्स यह पावर यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है हमारे पॉलिनोमियल को। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का टर्म बन ही नहीं सकता, तो यह पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो इन बातों को हम देखते हैं, और भी इस तरह के बहुत प्रकार के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज दैट 6√x, 6√x क्या किसी पॉलिनोमियल का एक टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये √x, यहाँ मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट है। दूसरा पार्ट वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है। बट भाई वेरिएबल का जो हमारा सिस्टम है क्या उसको ये फॉलो कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ √x, √x का मतलब क्या होता है,
रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पर पावर 1/2, दैट मीन्स एक्स पर पावर फ्रैक्शनल है और यह इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स अगर यह इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब यह पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यह पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं बात करूँ अगर अपने टर्म्स की, तो हमारे टर्म्स जो पॉलिनोमियल के टर्म्स होते हैं उसके साथ वेरिएबल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि उसके जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के वे हमेशा कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर अदरवाइज अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वह पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म होगा। तो ऐसे टर्म्स वाले क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी प्रकार की कोई बैंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ कुछ भी पावर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है मुझे कि मेरे जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो मैं अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल मुझे कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट 7x³ + 3x + 9, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो मैं देख रहा हूं कि पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म्स होना चाहिए और ये सारे टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल का जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है और अगर x यहाँ नहीं है दैट मीन्स यहाँ x पावर 0 छुपा हुआ है, यह भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि यह भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को पहचानना बहुत आसान है। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए उसके हर एक टर्म को देखना होगा। हर एक टर्म अगर टर्म को वेरीफाई कर रहा है इसका मतलब वह पॉलिनोमियल है। और उसके टर्म को वेरीफाई करने के लिए दो ही बातें होनी चाहिए, उसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यह पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। स्टूडेंट्स, अब हमारी टॉपिक क्या चल रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने कांस्टेंट वेरिएबल पर डिस्कस किया, टर्म पर डिस्कस किया, कोफिशिएंट को तो हिंदी में गुणांक कहते हैं, इस पर भी मैंने डिस्कस किया और हमारा पॉलिनोमियल भी हो चुका है। अब मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करने जा रहा हूँ। इससे भी रिलेटेड बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ कोई भी, जैसे 5x² + 9x + 3। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं इसकी डिग्री पता लगा रहा हूँ कि डिग्री क्या है। तो ये कितने टर्म है इसमें 3 टर्म है, दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। और हर एक टर्म की बात करूँ तो यहाँ पहला टर्म क्या 5x², यहाँ क्या है सेकेंड टर्म क्या 9x, थर्ड टर्म क्या है 3। तो यहाँ मैं अगर पावर की बात करूँ, जो हमारा जो वेरिएबल है यहाँ सब में पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ 1 है। और जहाँ वो टर्म ही नहीं है अलजेब्रिक, वहाँ इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो दैट मीन्स यहाँ कंडीशन क्या है, मैं देख रहा हूँ यहाँ जो हमारा वेरिएबल है पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो सबसे बड़ा पावर किसके पास है, तो यहाँ है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितने सारे टर्म होते हैं उन सारे टर्म्स में से जिस टर्म में वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है वह पावर ही उसकी डिग्री कहलाता है। तो मैं अगर बात करूं इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री क्या होने वाली है मेरी, इसकी डिग्री होने वाली है यहाँ पर 2। इसकी डिग्री क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा दूसरे पॉलिनोमियल की। सपोज दैट 7x⁵ + 9x⁷ + 8x + 9x³ -7, कुछ भी इस तरह से नंबर में ले लेता हूँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैं देख रहा हूँ कि जो हर एक हैं वो टर्म्स हैं हमारे पॉलिनोमियल के, सारे कांस्टेंट और वेरिएबल से हैं और वेरिएबल की जो हमारे सामने शर्तें हैं उनको यह पूरा कर रहा है। इसका मतलब यह एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी डिग्री क्या हो सकती है इस पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो क्या होनी चाहिए डिग्री इसकी, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स यहाँ दिए गए हैं उन वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर ये 7 है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर है। और मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में जो पावर सबसे हाईएस्ट है वेरिएबल की, मैं अगर बात करूंगा अगर मैं यहाँ 7 पर पावर में 100 दे दूं तो क्या इसकी डिग्री 100 हो जाएगी? तो नहीं, क्योंकि ये डिग्री क्या है, ये डिग्री केवल वेरिएबल के पावर को वेरीफाई होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पर कुछ भी पावर हो उससे मुझे स्टूडेंट्स, अब जो हमारी टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है इसके टाइप्स? अगर मैं बात करूँ अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को कुछ न कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसकी कैटेगरीज क्या है? इनको प्रायः वैसे 3 बेसिस पर इनको जो है सो डिवाइड किया गया है। मैं बात करूँ
कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर मैं टर्म्स की बात करूं, जो टर्म्स के बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है, उनको कुछ कैटेगरीज में रखा जाता है। सपोज दैट इसका जो पहला है वो है मोनोमियल। क्या है वो? मोनोमियल। मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म। क्या होता है? वन टर्म। जिसके पास केवल एक ही टर्म हो वो क्या कहलाता है हमारा? वो मोनोमियल कहलाता है। पोलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म। सपोज दैट मैं बात करूं 5x, कितने टर्म है इसके पास? तो केवल एक ही टर्म है, क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? मल्टीप्लाई के साथ अटैच है, क्योंकि टर्म सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस के द्वारा। इसका मतलब यह एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। मैं बात करूं केवल 2 की बात करूं तो यह भी एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। अगर मैं कहूं 7x3, क्या है ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? केवल एक टर्म है। इस प्रकार से अगर सेकेंड बात मैं करूं, ये होता है बायनोमियल। क्या होता है? बायनोमियल। ये बायनोमियल क्या होता है? जिसके पास 2 टर्म होंगे। 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। अगर मैं बात करूं बायनोमियल की, सपोज दैट 5x+3, देख सकते हैं यहां पर एक टर्म है और यह भी एक टर्म है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यह एक टर्म है और 2 टर्म यहां प्लस या माइनस के साथ अगर अटैच होंगे तो वो कहलाएंगे 2 अलग अलग टर्म होंगे। यहां पर इस पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म है। इसका मतलब एक टर्म 5x है, दूसरा है 3, तो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इसे क्या कहेंगे हम? यह होगा बायनोमियल। मैं बात करूं अगर 7x³ + 9x की, क्या होगा? यह एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये दोनों टर्म हैं और 2 टर्म वाला यह पॉलिनोमियल है। यह भी होगा बायनोमियल। इसी प्रकार से अगर बात करूं मैं अगले टर्म की, तो वो है मेरा ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल्स मतलब समझ ही गए होगे, नाम से ही पता है, ट्राई लगा हुआ, ट्री, दैट मीन्स 3 होंगे। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके पास 3 टर्म्स है, यानी पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स। 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा? ट्राइनोमियल होगा। सपोज दैट बात करूं मैं अगर 7x² + 3x + 9, तुम देख सकते हो यहाँ पर पास 3 टर्म हैं और ये तीनों टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और प्लस के द्वारा ये अटैच्ड है। इसका मतलब ये क्या? 3 अलग अलग टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है। इसे ये कहते हैं हम ट्राइनोमियल। 9x⁷ + 5x³ + 8x, देख सकते हो क्या है? इसके पास कितने टर्म हैं? तो इसके पास 3 टर्म हैं और जो 3 टर्म वाला होता है पॉलिनोमियल उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। मतलब ये हमारा ट्राइनोमियल है। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आते हैं, क्वाड्रिनोमियल आते हैं, इसी प्रकार से 4 टर्म वाले और डिफरेंट टर्म वाले। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने दूसरे बेसिस पर। तो अब हमारी जो है, मैं अगले टाइप से बात कर रहा हूँ, ये होगा मेरा ऑन द बेसिस ऑफ, मैं टर्म की बात कर चुका हूं जहां मैंने मोनोमियल बायनोमियल वाली बात की। अब मैं करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करने जा रहा हूं। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होंगे? मैंने पहले भी डिस्कस किया अपनी डिग्री में, जहां मेरी क्या थी डिग्री? वो थी हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। जो कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी वो हमारी होती थी डिग्री। तो ये डिग्री 1 भी हो सकता है, डिग्री 2 भी हो सकता है, डिग्री 3 भी हो सकता है। दैट मीन्स मैं अगर पहली बात करूं तो वो कहलाएगा मुझे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? तो सीधी सी बात है कि पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज दैट मैं बात करूं 3x की, क्या यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है? सबसे पहले मैं बात करूं अगर लीनियर पॉलिनोमियल की, तो मैं इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या देख रहा हूं? इसकी 1 है, क्योंकि मुझे वेरिएबल की डिग्री देखनी है। क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है? तो यस। मैं बात करूं अगर 7x + 3 की, क्या यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है? तो लीनियर पॉलिनोमियल में देख रहा हूं मैं
यहाँ दो टर्म वाला यानी बाइनोमियल है यह। और मैं अगर पावर की हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो यहाँ वेरिएबल पर 1 है और यहाँ 0 है, दैट मीन्स यही है सबसे ज़्यादा 1। दैट मीन्स यह एक ऐसा पोइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। इसका मतलब यह क्या है, एक लीनियर पोइनोमियल है। मैं बात करूँ y + 7 की, क्या है यह एक लीनियर पोइनोमियल है। क्यों कि जो हमारा दो टर्म है उसमें जो हमारा कांस्टेंट है वो यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 है, और जो यहाँ मेरी वेरिएबल है यहाँ पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल पावर 0 है, तो 1 ही सबसे ज़्यादा है, इसकी डिग्री 1 है। इसका मतलब यह एक लीनियर पोइनोमियल है। और मैं बात करूँ अपना क्वाड्रेटिक पोइनोमियल। अब मेरा अगला टर्म क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, वो क्या होगी, ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। दैट मीन्स पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2। इसमें क्या आएगी डिग्री मेरी, इसकी डिग्री क्या कितनी आनी चाहिए, वो 2 आनी चाहिए, 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल। मैं बात करूं अगर जैसे 2x² + 3x + 9। अब यह एक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर अगर मैं देखूं अपने वेरिएबल की, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 2 ही सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब यह क्या है, यह 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। दैट मीन्स यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। केवल मैं बात करूं अगर 5x² की, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यह पहले एट फर्स्ट पोलिनोमियल है और दूसरी बात इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मैं बात करूं अगर 7x² + 9 की, क्या यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो कहेंगे एट फर्स्ट ये देख रहे हैं यह पोलिनोमियल है या नहीं, तो मैं देख रहा हूँ यह एक पोलिनोमियल है, क्योंकि ये दोनों टर्म पोलिनोमियल को वेरीफाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पावर है मेरी, वो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पर वेरिएबल की, वो 2 आ रही है। इसका मतलब यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस प्रकार से जो भी फॉर्म आएंगे ax² + bx + c का जो भी फॉर्म होगा वो क्या होगा मेरा, वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर लीनियर की बात करूं तो ये ax + b के फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का जो भी पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब मैं बात करूं अगर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बात करूं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, सीधी सी बात है 3 नंबर है, दैट मीन्स डिग्री इसकी क्या होगी 3। एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, वो डिग्री है इसकी 3। दैट मीन्स द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगा। सपोज दैट मैं बात करूँ x³ + 9x + 3, तुम देख सकते हो यह एक पोलिनोमियल है। और यहाँ अगर हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो वो 3 है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, और यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। मैं बात करूँ अगर जैसे 7x³ + 9x² + 3x + 2, क्या है ये, एट फर्स्ट यह एक पोलिनोमियल है। दूसरी बात इसकी हाईएस्ट पावर की बात करूं तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। दैट मीन्स यही है मेरा हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, कांस्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल होंगे ax³ + bx² + cx + d, यह क्या होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल की होगी बातें। ओके, तो इस प्रकार से हमने 2 बेसिस पर डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब बातों को नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। और आज पोलिनोमियल से हम स्टार्ट फिर से करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट हम बता दें ये पोलिनोमियल्स दिखता कैसा है, पोलिनोमियल्स का मेन फॉर्म कैसा होता है। तो ये देखो पोलिनोमियल्स का मेन फॉर्म ये होता है a0 + a1x + a2x² + a3x³ and plus ... anxn, इस फॉर्म का होता है। पोलिनोमियल का जो मेन फॉर्म होता है वो ऐसा ही होता है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो पोलिनोमियल होता है वो क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बट डिफरेंस क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन
हमारा जो पोलिनोमियल है ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, एक होल नंबर होता है। होल नंबर यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा A0 यहाँ के कोई नंबर है या रियल नंबर, ये A क्या है, A एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ कोई भी रियल हो सकता है, रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ तुम देख सकते हो कोई वेरिएबल नहीं है, और जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता वहाँ वेरिएबल पर पावर 0 होता है। अगर यहाँ तुम्हें x दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब x टू द पावर यहाँ 0 जो है वो छुपा हुआ है। तो इस बात को देखना है कि इस फॉर्म में जो भी होगा वो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। और इसमें कंडीशंस क्या है हमारे, ये जो an है इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो पावर्स हैं पॉलिनोमियल के, पावर्स ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये। इस बात को देखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, दैट मीन्स ए होल नंबर, यानी कि होल नंबर होता है मेरा जो भी पावर। अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें जो पावर्स हो वेरिएबल के वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं हम पॉलिनोमियल। यहाँ जो an है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारी बातों को मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है, वहाँ एक बार देख लो। अब आज जो मेरी मुख्य टॉपिक है जो क्लास 10th की चैप्टर से रिलेटेड है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है तो मैंने इस पर भी डिस्कस किया है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ये डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम कहते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो मेन फॉर्म होता है, अगर मैं इसकी मेन फॉर्म की बात करूं तो कैसा दिखता है या दिखने में, तो ये होता है कुछ इस प्रकार का, ax² + bx + c। ये इसका मेन फॉर्म होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में ऐसा होता है। यहाँ जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है जो इसकी डिग्री कहलाती है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वो 2 होती है। 2 डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मैं बात करूं अगर जैसे कि 5x² + 3x + 7, तुम देख सकते हो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, तो एट फर्स्ट अगर मुझे वेरीफाई करना है तो पहले ये देखना होगा क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं। तो एट फर्स्ट मैं देख रहा हूँ ये तीनों हमारे टर्म हैं, और जो हमारा टर्म है उसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कहीं भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स सारा जो है वह एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है। तुम देख सकते हो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है अगर वेरिएबल, तो पावर उसकी 0 है। तो यहाँ पर जो भी है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यह एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल की अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं अपने वेरिएबल्स की, तो वो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 बन रहा है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इस प्रकार से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पहचान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। 3 + 5x + 9x², तुम देख सकते हो यह अरेंज्ड अलग फॉर्म में है या अनअरेंज्ड है। यहाँ पर ये जो है क्या है, पावर इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो यहाँ 2 ही है। इसका मतलब यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। अब इससे रिलेटेड हम आगे को बात करेंगे। हम ये पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय। क्या कहते हैं इसे, द्विघातीय बहुपद। ये द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद। और जो द्विघातीय बहुपद होता है जिसकी की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको जानने से पहले एट फर्स्ट हम अपने मेन फॉर्म को लिख लें। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और इसका जो मेन फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ax² + bx + c जो होता है,
इसमें क्या है कि एट फर्स्ट ये देखना है मुझे कि ये ए बी सी क्या है। तो ए बी सी रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये रियल नंबर। और मैंने पहले ही बताया है अपने पिछले वीडियो में कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट है, और बी क्या है? एक्स की कॉफिशिएंट है, और सी क्या है? वो एक कांस्टेंट टर्म है। चूंकि इसमें जो है कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम? कांस्टेंट टर्म। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेन फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ जीरोज की। ये जीरोज क्या होता है? जीरोज को रूट्स भी कहा जाता है और यह सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है? वो किसी भी पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होता है। पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं। सपोज दैट मैं अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, सपोज दैट x+5 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और जीरोज क्या होता है? जीरोज उसका एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मीन्स इसका नाम जीरोज होता क्यों है? क्योंकि यह क्या होती है? उस वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। जीरोज क्या होता है? वेरिएबल की एक वैल्यू होती है जिसे उस पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट कर दूं ना तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सपोज दैट अगर मैं x के जगह -5 पुट कर दूं, सपोज दैट मैं x की वैल्यू -5 ले रहा हूं, गौर से देखो, अगर x की जगह मैं -5 पुट कर दूं ना तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा? देखो x की जगह मैंने -5 लिखा है और ये +5 अपनी जगह है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। +5 और -5 का रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो -5 है ना वो x की एक ऐसी वैल्यू है जिसने इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 कर दिया है। इसलिए इस वैल्यू को जीरोज कहा जाता है, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल का रिजल्ट को 0 कर दिया है। तो इस प्रकार से एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसे हम कहते हैं जीरोज। दैट मीन्स इट इज ए सॉल्यूशन, यानी कि जीरोज ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है ना उतनी ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। दैट मीन्स उतने ही जीरोज होते हैं। अगर मैं बात करूं अपने लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री इसका हाईएस्ट पावर 1 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और यह सॉल्यूशन क्या होगा? यह हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, और यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एक ही होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी जो डिग्री होती है ना वो डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 2। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? वो 2 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज किसके नंबर ऑफ जीरोज? दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा? वो 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? वो हमारी 2 है, और पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। इनके जीरोज को 2 वर्ड से यूज किया जाता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है। अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये जो है अल्फा और बीटा क्या है? ये ग्रीक लेटर जो है जिसमें अल्फाबेट आता था पहले, उसके ये लेटर्स हैं जो अब सिंबल के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये है अल्फा और ये है बीटा। इन्हीं दोनों को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, तो अब ये अल्फा बीटा की मैं बात करूं, तो इन जीरोज की अगर मैं बात करूं तो ये जीरोज होते क्या है? ये जीरोज कोई न कोई एक रियल वैल्यू होता है। ये जीरोज क्या होता है? एक रियल वैल्यू होता है, जिस रियल वैल्यू को अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दूं x के जगह पर, दैट मीन्स जो हमारा वेरिएबल है, तो उसका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? जीरोज। तो इन जीरोज को जो फाइंड किया जाता है, इनके कई प्रोसेस हैं, तुम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ होगा, या नहीं तो मैं बता दूं इसके जो मिड टर्म को स्प्लिट करके जो है इसके जीरोज को लाया जाता है, और बाद में आगे चलकर फार्मूलाज से भी इसके जीरोज फाइंड किए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, x²। मैं देख लो एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, x² + 3x - 10। यह हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मुझे इसमें जीरोज फाइंड करने हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो जीरोज फाइंड करने के क्या प्रोसेस हैं, यहाँ मैं अपने प्राइमरी स्टेप्स ले रहा हूँ जो हमारा मिड टर्म को स्प्लिट करके होता है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ax² + bx +
सी। ओके, तो अब यहाँ क्या है कि मुझे ये देखना है कि ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ क्या है। तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर की पोजीशन पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट कहलाती है ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई भी रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 हिडन है और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे 1 होगी, ए की वैल्यू मुझे 1 होगी। और अगर बी की बात करूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी +3 होगी, बी की वैल्यू क्या है +3 है। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या है -10। ओके, ये है मेरी ए बी सी की वैल्यू। अब मुझे करना क्या है कि कैसे हम करते हैं मिड टर्म को स्प्लिट। तो एट फर्स्ट हमको करना है क्या कि बी का 2 टुकड़ा करना है, बी का दो पार्ट में बांटना है इसको। वो पार्ट कैसा होगा, उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है ना वो तुम्हारे बी के इक्वल होना चाहिए, यानी 3 के इक्वल होना चाहिए। बी के ऐसे 2 पार्ट जिनका सम या डिफरेंस क्या है वो +3 होने चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करूंगा, तो इसके लिए एट फर्स्ट मुझे करना क्या पड़ता है, अपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अपने ए और सी को मल्टीप्लाई। तुम देख सकते हो तुम्हारी ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है -10 है। फिलहाल माइनस को ही ड्रॉप करते हैं और 10 लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 10। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएगा रिजल्ट 2 5 10, दैट मीन्स जो 10 की वैल्यू आएगी 2 × 5। अब इन फैक्टर्स को देखना है, क्या इन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +3 आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। यानी +3 लाने के लिए अगर 5 - 2 को यूज करूं तो +3 आएगा। तो ये 5 - 2 ही ये 3 का 2 पार्ट है। अब मुझे 3 के जगह पर 5 - 2 को पुट करना है। देखो क्या होगा यहाँ पर, इस 3 की जगह मुझे क्या लिखना है 5 - 2 × x - 10। अब यहां से इसको ब्रेक कर लो, x² + 5x - 2x - 10। अब यहाँ से अपनी कॉमन की प्रोसेस हम करते हैं, जो हमारी कॉमन की प्रोसेस है यहाँ हम x कॉमन लेते हैं दोनों में, तो क्या रिजल्ट बचता है इसके पास x बचेगा एक, चूंकि x² मीन्स x × x होता है और एक x मैंने कॉमन लिया है, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और उसके बाद अब मुझे यही ब्रैकेट यहाँ भी चाहिए, x ही चाहिए इसके जगह पर, तो x अगर चाहिए तो मुझे क्या इससे निकालना होगा, तो -2 लेना होगा। दैट मीन्स यहाँ दोनों जगह से मुझे -2 कॉमन लेना होगा। अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर +x बचेगा बिल्कुल इसकी तरह, और माइनस में अगर माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा प्लस, और 10 में अगर 2 कॉमन लिया तो 10 मीन्स 2 × 5 होता है 10, अगर 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 5 लिख दो। अब ये दोनों ब्रैकेट तुम्हारा इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अब x + 5 दोनों जगह है और यहाँ से मुझे अब से लेना है कॉमन, और x + 5 के कॉमन लेने के बाद दोनों के पास क्या क्या बचेगा वो नेक्स्ट ब्रैकेट में मुझे डालना है। यहाँ देखो x + 5 के कॉमन लेने पर क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ x + 5 के कॉमन लेने पर क्या बचेगा -2 बचेगा। तो ये हुआ मेरा इसका फैक्टर। इस प्रकार से इसे फैक्टर किया जाता है। और फैक्टर से अब हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों ही फैक्टर को बारी बारी से वो मुझे 0 के इक्वल करना है। तो मुझे लेना होगा कि व्हेन x + 5 = 0, देख लो x + 5 को अगर मैं 0 लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी, +5 को उधर ट्रांसफर करो -5। और अगर मैं x की बात करूं, इसकी बात करूं x - 2 की, कि व्हेन x - 2 = 0, अगर x - 2 को मैं 0 लूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी -2 उधर जाएगा तो +2 आएगी। तो x के 2 वैल्यूज आए हुए हैं, एक वैल्यू है -5 और एक वैल्यू है +2। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। तो तुम देख सकते हो वो जीरोज क्या होता है सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने x की 2 वैल्यू आई है, और इन दोनों ही वैल्यू को क्या कहेंगे हम, इस पॉलिनोमियल की जीरोज, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। इन्हीं को अल्फा और बीटा जो है वो उसको डिनोट किया जाता है। तो हम चाहे तो इसमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अल्फा में ले लूं यहाँ पर -5 को, और अगर बीटा की बात करूं तो बीटा में ले सकता हूं यहाँ पर 2 को। तो ये है हमारे अल्फा एंड बीटा। तो ये जीरोज ही अल्फा एंड बीटा कहलाते हैं, उनको डिनोट किया जाता है, अदरवाइज ये x के वैल्यूज होते हैं। तो इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यक।
इसे शून्यक कहा जाता है, जीरोज को शून्यक कहते हैं। यानी कि ये एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक को ऐसे ही फाइंड किया जाता है, ठीक है, जो अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं। अब मैं अपने अगले जो हमारी टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये रिलेशन क्या है इन जीरोज की, ये जो हमारा जीरोज आया है, ये अल्फा एंड बीटा जो है हमारे जीरोज, इन जीरोज का इन कोएफिशिएंट यानी एबीसी के साथ क्या रिलेशन है, मैं अब उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो क्या है ये रिलेशन? ये रिलेशन क्या है मेरे सामने, मैं इनको देख रहा हूं। ये रिलेशन क्या है मेरे सामने? तो हमारे सामने दो जीरोज होते हैं, टू जीरोज होते हैं। कितने होते हैं? टू जीरोज। ये जीरोज क्या है मेरे सामने? अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा, ये है दोनों जीरोज। इन दोनों जीरोज का क्या है रिलेशन इन कोएफिशिएंट के साथ? तो मैं लिखने जा रहा हूं दैट फर्स्ट जो मेरा रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज। क्या कहलाता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा। हमारे जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा का सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूं यहां पर, माइनस इसका होता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो ना, ये है सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला, और जीरोज का जो सम है वो इसी फॉर्मूले से फाइंड होता है। अगर मैं बात करूं एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, जो सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तुम देख सकते हो एक्स की कोएफिशिएंट क्या किस चीज से होती है डिनोट? तो बी से होती है, यहां मैं बी लिख सकता हूं। और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, वो हमेशा किससे होती है डिनोट? ए से डिनोट होती है, तो वो यहां ए लिख सकता हूं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला निकल के आती है वो है माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार से अगर मैं अपने दूसरे रिलेशन की बात करूं जो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। दैट मीन्स मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा, इनका क्या होता है फॉर्मूला? इनका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म? तो कांस्टेंट टर्म हमारा हमेशा क्या होता है? सी से डिनोट होता है, तो मुझे यहाँ सी लिखना है कांस्टेंट टर्म की जगह पर, और बाय, और अगर मैं बात करूं अपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो मुझे क्या लिखना है? वो है मेरा ए, यानी सी बाय ए। ये जो सी बाय ए देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। अब ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बहुत बार पूछे भी जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों रिलेशन जो है ये हमारे क्या हैं? ये हमारे जीरोज और इन कोएफिशिएंट के बीच, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिस पर है। और दूसरे पॉलिनोमियल में भी रिलेशन होते हैं जो दूसरे तरीके के होते हैं, और फिलहाल यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उनका जो कोएफिशिएंट होता है, उनमें ये दोनों रिलेशन है, इसे आप लोग नोट कर लें। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो है मेरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट जो है। अब मैं इसे शो करने जाऊंगा। एट फर्स्ट मैं इसे शो कर दूं पहले, तब मैं जाऊंगा फार्मूला पर कि कैसे हम इस बात को वेरीफाई करेंगे या जो मेरा फार्मूला है यह बिल्कुल सही है। इसे मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हम कैसे रिलेशन शो कर सकते हैं अपने कोएफिशिएंट के साथ अपने इन जीरोज का। तो एट फर्स्ट एक क्वेश्चन जो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर डिस्कस किया है, और यहाँ हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कि मैंने जीरोज फाइंड किया है अल्फा एंड बीटा, वो है -5 and 2। तो एट फर्स्ट जो अभी मैंने रिलेशन बताया था, दो फार्मूला दिया था आपके सामने में। एट फर्स्ट क्या था फार्मूला कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मैंने दिया था अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू क्या आई थी c/a। तो ये दो फार्मूला भी मैंने आपको दिया हुआ है।
अब इनकी मुझे जांच करना है या फार्मूला जो है वो सही है या नहीं है। तो जांच करने के लिए एट फर्स्ट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जो मेरे सामने है, और मुझे जीरोज चाहिए, तो ये जीरोज भी हम फाइंड कर चुके हैं, -5 and 2। अब मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। एट फर्स्ट मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट जो अपना है वो अपना केस फर्स्ट ले रहा हूँ। तुम देख सकते हो अपना जो केस फर्स्ट है ना वो क्या है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ मुझे क्या करना है, अल्फा की जगह जो अपनी अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड किया -5 ना, वो यहाँ रख देनी है, और बीटा की प्लेस पर जो बीटा की वैल्यू मैं लाया हूँ 2 ना, वो यहाँ पुट कर देना है, और उधर माइनस लेना है, और b के जगह जो तुम्हारी b की वैल्यू है ना वो डाल देना। देख लो b की जगह पर क्या है तुम्हारा x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट क्या है अपने साइन के साथ, यानी कि +3 है, तो b की जगह पर +3 लेना होगा। और ऑलरेडी यहाँ a की वैल्यू क्या है जो x² का कोफिशिएंट है, कोई अंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई यहाँ पर नंबर नहीं, दैट मीन्स क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लेना है। और इसको मैं सॉल्यूशन करूँ अगर तो -5 + 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा का साइन होगा और बड़ा में से छोटा माइनस होगा, दैट इज 3, और उधर भी हो जाता है -3/1 दैट इज -3। तुम देख सकते हो ये दोनों तरफ इक्वल हो चुका है, यानी यह जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं बात करूं अपना सेकेंड रिलेशन की जो कि मेरा है केस नंबर 2। तो अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं जहां क्या होता है मुझे अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या दिया था मैंने c/a, तुम देख सकते हो। अब यहाँ मुझे अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखनी है, और अल्फा की वैल्यू क्या है -5, या मैं -5 ले रहा हूँ इंटू ऐसा, बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 ले लो। और यहाँ c की वैल्यू क्या डालना मुझे, c क्या है कांस्टेंट टर्म अपने साइन के साथ क्या है -10, दैट मीन्स मुझे c की जगह c की जगह क्या लेना होगा मुझे -10, देखो -10, और a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू तो 1 थी तो मुझे 1 ले लेना है। इधर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू +2 दैट इज रिजल्ट इज -10, और उधर भी -10/1 क्या हो जाता है -10। तुम देख सकते हो ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हो चुके हैं, दैट मीन्स हमारा जो यह रिलेशन है यह भी वेरीफाइड हो चुका है, यह भी सही है, दैट इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार से मैंने वेरीफाई किया है अपने दोनों ही रिजल्ट को, जो दोनों हमारे फार्मूले हैं यहाँ पर जो कि मुझे रिलेशन दिया गया है कोफिशिएंट का, उनके जीरोज के साथ ये रिलेशन यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा और तुम्हें अपने इन रिलेशन को वेरीफाई करना होगा तो एट फर्स्ट उसके जीरोज फाइंड कर लेना होगा, और केस 1 केस 2 करके दोनों ही जो हमारे रिलेशन हैं उनको इस तरह से वेरीफाइड कर देना है, और ऐसे सवाल इस तरह से बनेंगे। तो इस प्रकार से जो मेरी यह टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह हमारी समाप्त होती है। अब मैं अपने आखिरी टॉपिक जो कि फार्मूलाज हैं इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आओ स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ स्पेशल फार्मूलाज ले रहा हूं। एट फर्स्ट जो मैंने अभी तक फार्मूला पढ़ा मैं उसको एक बार लिख दूं तुम्हारे सामने। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, मेन फॉर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और जो पहला फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था, द सम ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा -b/a माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पढ़ा c/a, दैट मीन्स ये हो गया कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अगर मैं बात करूं अपने तीसरे फार्मूले की ओर तो मैं यहाँ नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ फार्मूला। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जिनका अगर जीरोज मुझे मालूम हो, तो जीरोज अगर ये अल्फा बीटा मुझे फाइंड हो गया हो तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ, उनको फैक्टर कर सकता हूँ। तो देखो कैसे होगा फैक्टर। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर करना है ना तो उसका फार्मूला होगा a इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये कब होगा, जब तुम्हें अल्फ़ा एंड बीटा दोनों जीरोज तुम्हें मालूम हो। तो इस फार्मूला से हम उसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं अपने किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अगर मैं बात करूं
इससे रिलेटेड नंबर 4 नंबर जो मेरा फाइनल फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ कि अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज मालूम हो, यह मुझे कैसे फाइंड करेंगे कि वह जो जीरोज है अल्फ़ा बीटा वो किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है। दैट मीन्स अगर मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल को फाइंड करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो है फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर अगर अल्फ़ा और बीटा मुझे मालूम है ना, तो मैं आसानी से उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे निकालना है, जिसका वह जीरोज है। सपोज दैट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि तुम्हारे सामने अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी गया हो और बीटा की वैल्यू तुमको 2 मालूम हो, तुम कैसे पता लगाओगे यह किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यह जीरोज है। तो इस प्रकार से तुम्हें करना क्या है, सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला में अपने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू 3 डाल दो, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 2 डाल दो और एक्स लगा दो, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन्स 3 इंटू 2 कर लो। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें 3 और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6। तो ये जो तुम देख रहे हो ना ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज 3 और 2 है। अगर तुम इसको मिड टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोज को फाइंड करोगे ना तो जीरोज यही आएंगे 3 और 2। तो इस फार्मूला के बेसिस पर अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों तो एट फर्स्ट मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और इस फार्मूले में पुट कर देना है मुझे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाती है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिलती है, तो उन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ मुझे पुट कर देंगे हम, तो मुझे क्या हो जाएगी, वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। सपोज दैट अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 5 दी गई हो और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे सपोज दैट मान लेते हैं कि 3 दी गई हो, सपोज दैट इस प्रकार की बातें हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वह कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो यह और भी आसान सा केस हो जाता है, मुझे क्या करना है, अपने एक्स स्क्वायर को लेना है माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट इस 5 को पुट कर देना है और इंटू एक्स लगाना है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है 3 ना, वो 3 यहाँ रख देनी है। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सीधा फाइंड होगा। अगर अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली दिया गया हो तो एट फर्स्ट मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करके पहले ही निकाल लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी पहले ही निकाल लेना है, फिर इनमें पुट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब की प्रैक्टिस इसी फार्मूला की बेसिस पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनसे रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें और तैयारी कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ जो होगा मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्यूबिक पोलिनोमियल्स पर। पिछले ही टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे अपने क्यूबिक पोलिनोमियल पर, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, एट फर्स्ट जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, जहां हम क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड भी करेंगे। तो इन सभी टॉपिक को बड़ी सावधानी से देखना है। मुझे उम्मीद करता हूं आज ये सारी टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो को आराम से देखना है और सारे के सारे तुम्हारे जो डाउट हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। तो आओ देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो देखो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है उसका जो देखो मेन फॉर्म कैसा होता है, उसका जो मेन फॉर्म होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, गौर से देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ये ax³ प्लस bx² प्लस cx+d ये जो फॉर्म होता है ना ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का मेन फॉर्म। यहाँ हमारा a, b, c और d क्या है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर बोले तो कोई भी रैशनल या इरेशनल यहाँ आ सकते हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि ये रियल नंबर को कोफिशिएंट भी कहा जाता है। मैंने अभी पीछे ही बताया है
कि जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं ना, इनके साथ जो भी रियल नंबर अटैच्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कॉफिशिएंट। यानी कि एक्स क्यूब की कॉफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट बी है, एक्स की कॉफिशिएंट सी है, और तुम देख सकते हो यहाँ जो हमारा डी है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके पास हिडन है। जो भी हमारा वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 0 यहाँ छुपा हुआ है, हिडन है, और जो कि वो हिडन है इसके केवल हम इसे कांस्टेंट बोलेंगे, कॉफिशिएंट नहीं बोलेंगे। तो ये है मेरा मेन फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है ये मैंने पीछे डिस्कस किया है। अब मैं बात करूं अगर अपने उसके जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो पीछे की वीडियो में मैंने क्या समझाया है कि कोई भी जो पोलिनोमियल होता है ना, उसकी जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज होते हैं। अगर वो लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1, इसलिए उसके जीरोज भी 1 होते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 2 यानी 2, उसके जीरोज भी हो जाते हैं हमारे सामने 2। और उसी तरह से जो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है यह क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो आओ बात करते हैं हम इसके जीरोज की। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। सबसे पहले मैं तुम्हें एक क्यूबिक पोलिनोमियल में यहाँ दिखा दूँ कि होता कैसा है। तुम देखो कि ये जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ तुमको, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। देखो होता है ये प्लस जो सिंबल मैंने यहाँ पर दिया है, ये मेन फॉर्म में दिया है, प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है इस जगह पर। तो तुम देख सकते हो ये क्या है, एक तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों भाई, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है ना यहाँ, इनमें क्या है, 3 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 3 है, इसलिए कर क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और तुम देख सकते हो तुम्हारी एक्स क्यूब की कॉफिशिएंट क्या है, 5, जो कि ए कहलाती है। तो ए की वैल्यू यहाँ 5 है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 7, यानी हमारा बी का वैल्यू यहाँ 7 है। और एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 9, यानी सी की वैल्यू 9 है। और तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म वो है -10। तो इस प्रकार का कुछ भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, रियल नंबर चेंज हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेरिएबल एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा फॉर्म होगा तो वो कहलाएगा एक क्यूबिक पोलिनोमियल। अब मैं बात करूं जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल की। जो गौर से देखो इस जीरोज को, कि जीरोज ऑफ जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो होता क्या है, तभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है। जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना, वो कितने होंगे इसके, 3। क्यों भाई, क्योंकि इसकी डिग्री होती है 3। और ये जो जीरोज होते हैं ना, इनको शो किया जाता है, जो ग्रीक लेटर्स है वो है अल्फा, बीटा और गामा से। ये क्या है, ये है अल्फा, नोट कर लो तुम, अल्फा है, इसको कहते हैं बीटा और इसको कहते हैं गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है भाई, तो ये जीरोज हैं हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल के, और ये सिंबल के तौर पर यूज किए जाते हैं। ये कि ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स हैं, अब केवल सिंबल के तौर पर यूज में आते हैं। तो ये हो गई हमारी जीरोज की बातें। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो जीरोज है हमारा अल्फा, बीटा, गामा ना, इसका इन कॉफिशिएंट ABCD के साथ क्या रिलेशन है, मैं उस रिलेशन को बताने जा रहा हूं। एक एक करके गौर से देखो इस रिलेशन को। इस रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में, और आज यह फॉर्मूला याद कर लो, ये तुम्हारे बहुत काम में आने वाला है। तो फर्स्ट रिलेशन जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही बताया था, वो क्या था हमारा, सम ऑफ द जीरोज। तो यहाँ भी मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूला को एकदम गौर से देखना, आज ही याद हो जाएगा। तो स्टार्ट होती है, अगर सम ऑफ जीरोज करते हैं तो वहाँ भी मैंने माइनस से स्टार्ट किया था, यहाँ भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस से स्टार्ट होगा। और मैं लिखने जा रहा हूँ तुमको कॉफिशिएंट, क्या लिख रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो एक्स क्यूब का ना कॉफिशिएंट है, इसी का जो रेशियो होता है माइनस साइन के साथ, वो होता है सम ऑफ द जीरोज। अगर इसको सिंबल के तौर पर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ द जीरोज, यानी इन तीनों जीरोज का सम है ना, एडिशन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया सम ऑफ द जीरोज। और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, माइनस तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, बी दिखाई पड़ रहा है, तो ये बी लिखो। और तुम्हारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है भाई, ए है, तो इसे ए लिखो। ये जो माइनस बी बाई ए है ना, ये तुम्हारा हो गया सम ऑफ द जीरोज का। ओके, अब मैं बात करूं अपने दूसरे फॉर्मूले की, जरा गौर से देखो। इसको कहते हैं
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन लगेगा क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का सम, तो कैसा प्रोडक्ट का सम, तो टेकन टू एट ए टाइम, क्या कहेंगे उसको, टेकन टू एट ए टाइम, यानी एक समय में हम केवल दो ही अपने जीरोज लेंगे। अगर अल्फा और बीटा लेंगे तो इनका प्रोडक्ट, बीटा और गामा लेंगे तो इनका प्रोडक्ट, अल्फा और गामा लेंगे तो इनका प्रोडक्ट, और उन सभी प्रोडक्ट का सम। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, जो गौर से देखना, पहले मैंने क्या लिया माइनस, अब लेने जा रहा हूं प्लस, ये चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस ऐसा होता जाएगा। तो माइनस के बाद मुझे प्लस लिखना है, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं शुरू में। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद अब किसकी बारी आएगी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की। यहाँ गौर से देखो क्या लिखूंगा मैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या निकल गया ये फॉर्मूला हमारे सामने, गौर से देखो। तो सम और प्रोडक्ट, दो दो का प्रोडक्ट का सम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये हो गया सम और प्रोडक्ट का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम। और इसका फॉर्मूला क्या बना है मुझे, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है मेरा भाई, देखो एक्स की कॉफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रही है, सी है ना, देखो यहाँ पर सी लिखना है मुझे। और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है उसकी वैल्यू क्या है, ए, तो मुझे ए लिखना है। ये जो सी बाय ए आया ना, ये तुम्हारा आया फार्मूला। तो इन फार्मूला को याद रखना है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है और इससे बहुत सारे सवाल तुम बनाने जा रहे हो। अब मैं अपने आखिरी फार्मूले की बात करूं जो यहाँ से रिलेटेड है तुम्हारा, जो कि रिलेशन से रिलेटेड है। फार्मूला का अंत नहीं होता, फार्मूला और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो रिलेशन से रिलेटेड फार्मूला है मैं उसकी बात अगर करूं तो ये आखिरी रिलेशन है। सम हो चुका है, सम विथ प्रोडक्ट भी आ चुका है, और अब केवल प्रोडक्ट की बात होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन सारे फार्मूला को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखो यहाँ माइनस आया, फिर आया प्लस, तो अब क्या आएगा भाई माइनस, क्लियर सी बात है। अब क्या आने वाला, माइनस आने वाला है। और इसकी मैंने ले ली है तुमको कॉफिशिएंट, अब इसका ले चुका हूँ, बचा क्या मुझे आखिरी, यानी कि जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना होगा, कांस्टेंट टर्म। क्या लिखना होगा मुझे, कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूँ मैं, देख रहे। एंड बाय, बाय तो सबका एक समान है भाई, देख लो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये भी कहाँ से रहने वाला अलग, तो ये भी होगा मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब मैं इसको सिंबॉलिक तौर पर लिख दूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी इन तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस लगाओ। कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं यहाँ पर, डी, और जो तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है वो तुम्हारा ए है। तो ये जो आया तुमको माइनस डी बाई ए, ये तुम्हारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स इन सारे रिलेशंस को नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। कुछ सवाल तो मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगा, लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम कैसे फाइंड करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस को। तो आप लोग से नोट करें स्टूडेंट्स। अब मैं इस एक यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल लिया हुआ हूँ जिसका कि मैं जीरोस फाइंड करके तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि देखो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कैसे किया जाता है। तो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे उसकी 1 0 को फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद अदर जीरोस आते हैं। एट फर्स्ट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है मालूम, तुम्हारा जो डी है ना, डी यानी कि 24, इसका फैक्टर करना होता है और बताना होता है कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर में शामिल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 24 की प्राइम फैक्टर की बात करूं ना, तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है सब बताओ। 24 की जो प्राइम फैक्टर होगी ना वो क्या सब आएगी, 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है इसका, 4 भी फैक्टर है, C भी है, 6 है, 12 है, 24, ये सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं। और इन सारे का प्लस और माइनस दोनों सिंबल के साथ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। वैसे इतनी दूर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, शुरू में ही हमारा काम होने वाला है। तो गौर से देखो ये हो गए 24 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से बारी बारी से मैं एक एक वैल्यू को x की जगह पुट करूंगा और देखूंगा किसे पुट करने से इसका रिजल्ट 0 होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जिस वैल्यू को रखने से
रिजल्ट जीरो हो जाए वही उसका जीरो होगा। तो अगर वेरिएबल की जगह मैं अब बारी बारी से एक बार पहले +1 ट्राई करूं कि क्या +1 रखने से जीरो हो सकता है क्या। तो गौर से देखो मैं ट्राई कर रहा हूं उसको, +1 लेकर ट्राई कर रहा हूं मैं। तो x जहां जहां x है वहां पर +1 पहले ट्राई करो। देखो क्या रिजल्ट होगा, x³ की जगह क्या लिखूंगा मैं 1³ -3 × 1 का स्क्वायर -10 × 1 +24। तो फाइनली 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 बनेगा, ये -10 होगा, ये +24 होगा। अब तुम देख सकते हो ये दोनों प्लस में है, ऐड कर लो 25, और ये दोनों माइनस में है, ऐड कर लो 13, यानी कि ये रिजल्ट जीरो नहीं आने वाला, यानी कि +1 जो है ना ये नहीं हो सकता भाई। अच्छा -1 की बात करो, एक बार -1 को रख के देखो क्या होता है। तो x की जगह -1 रख के देखते हैं, इस बार मैं -1 ले रहा हूँ मैं, तो -1 रख के देखते हैं x की जगह क्या होगा, -1 का क्यूब होगा, और ये हो जाएगा -3 × -1 का स्क्वायर। उसके बाद देखो ये -10 × -1 होगा, और फिर ये +24 है, देख सकते हो। तो -1 का क्यूब क्या होगा भाई, -1, और ये -1 का स्क्वायर +1 होगा, यही कि -3 हो जाएगा, और ये देखो ये हो जाएगा तुमको +10, ये हो जाएगा +24। तो यहाँ भी जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ ना, तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है 24, और यहाँ पर देखो ये दोनों ऐड होकर 34 हो रहा है, और ये माइनस जो है वो 4 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 30 आ रहा है, ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स -1 भी इसका एक जीरो नहीं। +2 लेके देखता हूँ, क्या ये +2 मेरा काम कर रहा है क्या। +2 को चेक करके देखो, x की जगह पुट करो, क्या होगा, x³ की जगह क्या लिखूंगा मैं 2³ -3 × 2 स्क्वायर -10 × 2 +24। ओके, तुम गौर से देखो ये क्या होगा 8 होगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा क्या होगा 12 होगा, -10 2 जा क्या होगा 20 होगा, और +24 होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं क्या हो जाता है रिजल्ट 32, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा -32, यानी ये रिजल्ट जीरो हो चुका है। दैट मीन्स +2 जो है वो मेरा एक जीरो है इसका। तो इसका मतलब मैंने 1 जीरो को फाइंड किया है, वो है मेरा +2। तो दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे सिंस, ये जो मैंने फैक्टर लिखा है ना वो यहाँ पर पहले क्लियर लिख देना है कि भाई जो हमारे फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ 24 जो है ना वो हमारे क्या क्या है भाई, 1 है +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-12 और +-24। इस प्रकार से मुझे ये क्या करना है, लिख लेना है उसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दिखाना है कि सिंस x की वैल्यू कितनी +2 आ रही है इसकी जरूरत ना, तो x = 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है, वन ऑफ द सॉल्यूशन है, यह वह एक सॉल्यूशन आया है। x की वैल्यू +2 क्या है, एक सॉल्यूशन आई है। +2 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, देखो यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, अगर 2 को इधर लाएंगे तो -2 आएगा ना, तो x - 2 इज वन ऑफ द फैक्टर हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन की तरह मत समझो कि = 0 देना है, x - 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर x = 2 इसका एक सॉल्यूशन है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x - 2 फैक्टर होगा। अब करना क्या, मुझे बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी कर चुके हो। अब डिवाइड करेंगे हम, और डिवाइड के अगर यह फैक्टर है ना, अगर इसका जब फैक्टर है तो क्या होगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। तो एट फर्स्ट अब मुझे करना क्या है, इस x - 2 से अपने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। इस तरह से देखो x³ है, -3x² है, -10x है, +24 मुझे मालूम है, तुम लोगों को आता है डिवाइड, फिर भी बड़ी गौर से देख लो, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो यहाँ अंडरस्टैंड कर लो। x - 2 से डिवाइड करना, डिवाइड करते वक्त मुझे क्या करना है कि अपने डिवाइजर की जो हाईएस्ट पावर है ना वाले वेरिएबल डिग्री वाले जो टर्म है हमारे, और इधर जो डिग्री वाला टर्म है ना, इन दोनों को केवल देखना है, यानी x और x³ को देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो x³ आएगा साइन भी चेंज ना हो, यानी +x³ ही लाना है। तो x को अगर मुझे +x² से मल्टीप्लाई करूँ ना तो +x³ होगा। बस इन दोनों से मुझे ये फाइंड करना है, क्या लेना है, मल्टीप्लाई तो दोनों को करके लिखना होगा, x² × x यानी कि x³,
और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू यानी कि माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे में लिखना है मुझे माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहेंगे, डिवाइड में यही होता है, तो साइन हो जाता है अलजेब्रा में चेंज कुछ इस तरह से। और यहाँ देखो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होगा तुम्हारा। ये दोनों देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा और रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होगा माइनस 10x प्लस 24। ओके, अब मेरा देखो यहाँ डिग्री वाला टर्म कौन है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, यानी माइनस एक्स स्क्वायर है। यानी अब मेरा टारगेट है माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो रिजल्ट इज माइनस एक्स। माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे x को तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर माइनस एक्स से माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस 2x। तो x वाले नीचे में प्लस 2x कुछ इस तरह से लिखना होगा, और फिर अगेन साइन चेंज करना है तुम्हें, और यह कैंसिल हो जाएगा। ओके, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा मुझे, ये देखो दोनों सेम साइन में है, ऐड हो जाएगा, माइनस 12x होगा और ये होगा प्लस 24। अब माइनस 12x लाने के लिए सीधी सी बात है, केवल माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, या माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा माइनस 12x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24। ओके, अगेन द साइन चेंज, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तुम देख सकते हो दोनों डिविजिबल हो चुका है कंप्लीटली, क्योंकि रिमाइंडर मुझे आ चुका है 0। तो स्टूडेंट्स अब इससे आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। अब जो मुझे क्वेश्चन आया है ना, एट फर्स्ट इसे फैक्टराइज कर लो मिड टर्म को स्प्लिट करके। तो देखो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है माइनस 12 है ना, इसको अब मुझे मिड टर्म को स्प्लिट करना है। मैंने कल भी समझाया था कि कैसे करना है। तो इसका प्राइम फैक्टर करो और वो आएगा तुमको क्या, ऐसा लो प्राइम फैक्टर में जिसका प्राइम फैक्टर नहीं, केवल मैं फैक्टर की बात करूं, ऐसा फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस जो है वो -1 आवे। तो वो होगा 4 और 3, दैट मीन्स 4 और 3 यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को क्या लिखना, -4x प्लस 3x, और फिर ये -12 होगा। फिर कॉमन की बात होगी, यहाँ देखो कॉमन ले लो x -4 होगा, और इन दोनों में +3 कॉमन ले लो, x -4 होगा। x -4 दोनों जगह आ चुका है। अब x -4 को क्या करो, तुम दोनों जगह से कॉमन ले लो इस तरह से x -4 को, और अगले ब्रैकेट में आएगा x + 3। ओके, तो ये हो गई फैक्टर। ये फैक्टर करने के बाद अब तुम्हें करना क्या, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो अब जो तुम्हें करना है, अपने पोलिनोमियल जो तुम्हारा पोलिनोमियल है तुम उसको लिखो कि x³ - 3x² - 10x प्लस 24। देख रहे हो। तो अभी जैसे तुम डिवाइड किए ना, डिवाइड का जो यूक्लिड में मैंने क्या समझाया था, जो डिविडेंड होता है ना वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, रिमाइंडर तो है नहीं मेरे पास, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट मुझे केवल करना है। यानी डिवाइजर मीन्स x -2 और जो क्वोशिएंट है मेरा वो क्या है, x² - x -12। ओके, अब ये मैं लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ से आगे बढ़ते हम, ये जो x -2 है ना, ये तुम्हारा पोलिनोमियल यहाँ आएगा, प्लेस का वहाँ मैं नहीं लिख रहा। ये x -2 जो है इसको नोट करो, और इसका जो तुमने फैक्टर किया ना वो फैक्टर लिख दो इसको, x -4 इंटू x + 3। तो ये अब मेरा पोलिनोमियल जो है यह पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है, अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। अब बारी बारी से मुझे क्या करना है, एक एक करके इनको जीरो मानना है और इनसे x की वैल्यू फाइंड करना है। देखो इस तरह से, व्हेन x -2 = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ओके, व्हेन x -4 = 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और व्हेन x + 3 = 0 होगा ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो ये जो तीनों रिजल्ट आए ना, x के जो 3 वैल्यूज आए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, जीरोज। तो हमने इनका जीरोज फाइंड कर लिया है। देयरफॉर यही हो गया, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो देयरफॉर जीरोज, हमारा जो जीरोज है ना, जीरोज आर कौन कौन आए हैं मुझे, तो वो आए हैं मुझे 2 आए हैं, -3 आया है और 4 आया है। ये तीनों हमारे जीरोज हो गए हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लो, और इस तरह का जो भी पोलिनोमियल होगा जिनका तुमको जीरोज फाइंड करना होगा, तो वो इसी प्रोसेस से इनका जीरोज फाइंड करना होगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट है, उससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला को हम बताने जा रहे हैं, और साथ साथ उन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम समझाएंगे। तो इसे नोट कर लो।
स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और फार्मूला की बात कर रहे हैं। मैंने क्वाड्रेटिक में भी कुछ फार्मूला दिया था, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ फार्मूला से रिलेटेड। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था कि उन जो रिलेशंस थे वो अल्फ़ा बीटा गामा जो थे ना, उससे किसी भी अल्फ़ा बीटा से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया था। अब जो है मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट अगर मैं बात करूँ सारे फार्मूले को मैं चाहता हूँ एक बार लिख दूँ तुम्हारे सामने, तो गौर से देख लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मैंने क्या फार्मूला दिया था, तो वो था माइनस बी बाई ए, ओके। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का मैंने क्या फार्मूला दिया था तुम्हें, तो याद होगा सी बाई ए। और नंबर 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मैंने क्या फार्मूला दिया था, तो वो था माइनस डी बाई ए, ओके। इसके बाद मैं जो चौथा फार्मूला की बात मैं अगर करूँ तो वो होता है फैक्टर। वो क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है? वो होता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। नोट कर लो इन सब फॉर्मूले को और कभी काम देगा तुम्हें। और ये जो 5 नंबर है ना, मैं ये फार्मूला जो अभी तुम्हें काम भी देगा और इस पर जो है मैं कुछ क्वेश्चन भी समझाने जाऊंगा अभी। तो वो क्या होता है? वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसको जो फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। गौर से देखो कि कैसे हम फाइंड करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा ही, लेकिन इसको जो फाइंड करेंगे वो इस तरह से देखो, एक्स क्यूब माइनस, देखो पहला प्लस लिया हूँ मैं, दूसरा क्या लिया हूँ मैं? माइनस। देखो इन सब बातों को याद रखो कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, देख रहे हो, प्लस माइनस अब क्या आएगा? प्लस आएगा, ओके। अब यहाँ लेना है मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स, ओके। एंड फाइनली आखिरी में लेना है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। इसी फार्मूला से अगर अल्फ़ा बीटा और गामा मुझे दिए गए हो ना, तो हम आराम से अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं या किस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अब कैसे मैं, सपोज दैट अभी तुम्हारे सामने मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमारे सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था और जिसका मैंने जीरो निकाला था। मुझे याद है वो जीरो क्या आया था? वो आया था 2, -3 एंड 4। तो मैं सपोज दैट मैं मान लूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है और गामा की वैल्यू 4 है। अब मैं फाइंड करूँगा क्या मुझे वही क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा या नहीं, तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या करो, तुम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू एट फर्स्ट पहले ही निकाल लो। तो 2 प्लस -3 प्लस 4 क्या होगा फाइनल रिजल्ट? 2 और ये जो 4 है दोनों सम में है, प्लस में है, ऐड होकर 6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3, रिजल्ट आएगा तुम्हें 3। अब मैं बात करूँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा की, तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 करना है प्लस, फिर बीटा इंटू गामा करना है -3 इंटू 4 करना है, यानी -3 इंटू 4 करना है तुम्हें, -3 इंटू 4 करना है एंड प्लस तुम्हें क्या करना है? अल्फ़ा इंटू गामा करना है, यानी 2 इंटू 4 करना है, ओके। तो जो रिजल्ट होगा देखो क्या होगा, ये होगा -6, ये भी प्लस माइनस ही आएगा और 4 3 जा 12 और ये आएगा 4 2 जा 8, ओके। तो ये दोनों माइनस में आए हुए हैं, ये हो जाएंगे -18 प्लस 8। जो रिजल्ट आने वाला है ना वो क्या आने वाला है? वो आने वाला -10, ओके। ये -10 फाइंड हुआ है। अब अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो। जो तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको फाइंड करने के लिए भी मैंने क्या फार्मूला दिया तुम्हारे सामने, तुम देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फॉर्मूला सब याद रख लो, हमारे काम आने वाला है एक्स क्यूब माइनस। अब देखो इसके जगह मुझे क्या पुट करना है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आई है 3 पुट कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिखो, 3x स्क्वायर और प्लस तुम देख सकते हो क्या है यहाँ पर, ये है इसकी वैल्यू क्या लाया हूँ मैं
इसकी वैल्यू जो आई है निकल कर वो आई है -10, तो यहाँ पर -10 रखना होगा तुमको, और इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की तो वैल्यू ही नहीं निकाला, तो एट फर्स्ट मैं कहीं निकाल लेता हूँ, तुम्हें यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मिस हो गया मुझसे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, वो आ जाएगी मुझे क्या 2 इंटू -3 इंटू 4, तो क्या होगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 -24, देख रहे हो तो ये -24 आएगा, और इसकी जगह पर क्या करना -24, देखो ये माइनस जो है ना वो यहाँ फार्मूला का माइनस है, और ये भी तुम्हारा माइनस उसको अलग से लिखना होगा, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा x³ - 3x² - 10x और +24। तो यही था वह क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका कि अभी हमने जीरोस फाइंड किया था। तुम देख सकते हो अगर मुझे जीरोस मिल जाए ना तो मैं इस फार्मूला से अपने क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक को तुम लोगों ने सावधानी से देखा होगा। जिस भी स्टूडेंट ने शुरू से अंत तक इसको सावधानी से देखा होगा उसके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो है सो इन टॉपिक्स को आप लोग नोट भी कर लें और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करें, और इनसे रिलेटेड क्या 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 परेशानियां आ रही हैं या यह वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट ज़रूर करें, और ताकि हम आगे और भी वीडियो लेकर आएँ। तो इसके लिए क्या होगा कि हम जब वीडियो डालते हैं तो वो सीधा आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और फिर हम आते हैं अगले वीडियो लेकर। दैट्स ऑल।